India is the biggest waste generator in the world, even higher than China. हायर देन चाइना। हमारे देश में रोज हजारों टन वेस्ट जनरेट होता है, लेकिन प्रॉब्लम वेस्ट नहीं, प्रॉब्लम है सिस्टम और माइंडसेट। अगर आपको लगता है प्लास्टिक ही विलन है, तो आज का एपिसोड आपकी सोच कंप्लीटली बदल देगा। तो almost 60 to 70% India's waste वो organic waste, biodegradable kitchen waste. सो टोटल आउट ऑफ 100% 60 to 70% इज ऑर्गेनिक। फिर भी आज प्लास्टिक विलन है। Yes. तो जर्मनी और इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? Completely two different worlds. पर ओवरऑल देखूंगा तो बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज मुझे तो इंडिया में फर्स्ट बिगेस्ट चैलेंज लगता है। स्वीडन जैसे कंट्री है, उन्होंने बोला है कि उनके सेग्रीगेशन सिस्टम लाने के लिए उनको 30 साल लगा। अच्छा, आज जो वो सेग्रीगेट करते हैं, इतना छोटा कंट्री को 30 साल लगा इतना बिहेवियर चेंज लाने में। सेग्रीगेशन इतना प्रमोट कर रहे हैं अभी, फिर भी प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? सी नॉलेज डजंट इक्वेट टू एक्शन ऑन द ग्राउंड। आप लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, मगर वो कैसे बिहेवियर चेंज में कन्वर्ट होता है, दैट इज द मोर क्रिटिकल पार्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। सी वी कैनॉट गेट रिड ऑफ प्लास्टिक। Plastic has many benefits, particularly in healthcare. In fact, plastic was designed so that it will be a sustainable material. It was engineered to be lightweight. The durability of plastic, तो that is unquestioned. रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, अगर किसी को इस फील्ड में एज अ बिजनेस आना है तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? Okay, तो फर्स्ट मुझे लगता है हमारे देश में रोज हजारों टन वेस्ट जनरेट होता है, लेकिन प्रॉब्लम वेस्ट नहीं, प्रॉब्लम है सिस्टम और माइंडसेट। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक एंटरप्रेनर से, जिन्होंने जर्मनी में इंजीनियरिंग करियर छोड़कर इंडिया के गार्बेज प्रॉब्लम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। अगर आपको लगता है प्लास्टिक ही विलन है, तो आज का एपिसोड आपकी सोच कंप्लीटली बदल देगा। हाय एवरीवन, दिस इज विश्वेश कुंभस्कर फ्रॉम वीके टॉक्स, और आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी और रियल ग्राउंड लेवल चैलेंजेस के बारे में। आज के गेस्ट हैं अनिल गोकर्ण जी, फाउंडर ऑफ प्रो अर्थ इकोसिस्टम्स, जो पुणे में डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, जहां वेस्ट सोर्स लेवल पे ही प्रोसेस हो जाएगा। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे उनका जर्नी, इंडिया का वेस्ट रियलिटी, प्लास्टिक वर्सेस सिस्टम प्रॉब्लम और फ्यूचर ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। सो वेलकम अनिल जी टू आवर पॉडकास्ट। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, आपकी जर्नी बहुत यूनिक है, राइट फ्रॉम जर्मनी इंजीनियरिंग करियर इनटू ऑटोमोबाइल्स, देन शिफ्टेड टू एनवायरनमेंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कैसे शिफ्ट हुआ? सो फर्स्टली थैंक यू विश्वेश जी टू आपका इनविटेशन और ये वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात करने के लिए जो आपने अपॉर्चुनिटी दिया। फर्स्टली क्या है कि मैं मेरे बचपन में मेरा एक ही गोल था कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूं, और एक्चुअली मेरा फैमिली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही है। ओके। तो हमारा एक फैमिली बिजनेस है, हम ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं बैंगलोर और मैसूर में। ओके। और मेरा ऐसे थ्रू माय चाइल्डहुड अपना गोल था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, ऑटोमोबाइल में काम करना है, और आगे जाके कोई तो ब्रांडेड, कोई तो बड़े कंपनी जैसे जर्मन कंपनी या इनके साथ मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है। दैट वाज द काइंड ऑफ विजन मेरा इनिशियली अपब्रिंगिंग, राइट। ओके। और वैसे करके मैंने बैंगलोर में स्टडी किया, मेरा इंजीनियरिंग किया, फिर जर्मनी में आखेन यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स किया, और उधर से वापस इंडिया में आया। और फर्स्ट मेरा अप्रोच था कि टाटा मोटर्स के साथ काम करूं, तो टाटा मोटर्स में मैंने 1 साल काम किया, और उसके बाद एक जर्मन कंपनी ZF जो अभी ग्लोबल मल्टीनेशनल है, जिसमें बड़ा ऑटोमोबाइल सप्लायर है, उनके साथ उनका जो नया प्लांट पुणे में चालू हुआ, उसके साथ मैंने कमर्शियल व्हीकल गियर बॉक्सेस में काम किया। ओके। तो वो अपना एक फाउंडेशन था कि आगे जाके मैं इसमें आगे बढ़ूं। मगर जब मैंने ये एक्चुअल जर्नी लिया, और जब मेरा काम एक्चुअली सेल्स और एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में था, तो मैं बहुत ट्रैवल करता था, राइट। और उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी ऐसे मिला कि सब सिटी में, इधर कंट्री में सब जगह पे घूमना, और वो भी कमर्शियल व्हीकल्स जिधर मैन्युफैक्चर होते हैं उधर
रिमोट एरियाज़ में ये सब मैं ट्रैवल करता था, तो उधर ऐसे डायरेक्टली मुझे दिखने को आया कि एनवायरमेंटली अपना क्या लेवल का डैमेज हो रहा है और कितना हम अपने ग्रीन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और मैं एक्चुअली माइनिंग ट्रक्स के साथ काम करता था, सो ऑब्वियसली लुकिंग एट दैट ये सब देख के, और बाद में मुझे ऐसे लगना चालू हो गया कि ये एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए और उसके ऊपर कोई तो एक कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। ऐसे एक सीड ऑफ थॉट चालू हो गया था। और उसके बाद ऐसे हुआ कि मुझे लगा कि ये ऐसे कोई साइड में करने का काम नहीं है। और जब इंडस्ट्री में था तो उधर भी मुझे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट था जहाँ पे आपको लगा कि हाँ, दिस आई नीड टू चेंज, एनी स्पेसिफिक हिट वी कैन से? तो नहीं, मेरा फर्स्ट हिट था कि ये जो मैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ ना, इसको छोड़ के कुछ तो मोर सिग्निफिकेंट कुछ काम करना चाहिए। तब मेरा डायरेक्टली ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट क्लियर नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या हिट मिला, मतलब वो मैंने जब तो मैंने जब काम छोड़ के एक्सप्लोरेशन चालू किया, मैंने 2 साल उसमें एक्सप्लोरेशन चालू किया और मैं अलग अलग एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा था। मैं फार्म्स पे जाके मेरा फोकस था कि फूड सिक्योरिटी और कैसे हम हेल्थी फूड कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सॉइल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरा फिर ध्यान गया। और उधर से मुझे एक फार्म पे मैं देहरादून में उधर एक्चुअली 3 महीना मैंने स्पेंड किया एक्चुअली लुकिंग एट फार्मिंग प्रैक्टिसेस और उधर कंपोस्टिंग, कैसे वेस्ट को रिसाइकल करके हम अपना सॉइल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। दैट वाज द, आई थिंक फॉर मी द पॉइंट ऑफ चेंज, द शिफ्ट। तो जर्मनी और इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? ओके, उसमें इट्स अ वर्ल्ड, कंप्लीटली 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स। अभी ऐसे देखेंगे तो इन जर्मनी उधर सब लोग बहुत स्ट्रक्चर्ड वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं। उधर मल्टीपल कैटेगरी सेग्रीगेशन है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक के लिए एक सेपरेट बैग मिलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए सेपरेट बिन रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब लोगों को वो पता है, उनको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और वो उनका बिहेवियर भी उससे अलाइंड है। ओके, तो जब कोई तो जर्मनी में कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो लोग उसको 100% फॉलो करते हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल इतना डेप्थ पे जाते हैं कि उधर पर्सनली लोग इवन ग्लास कलर बेस्ड सेग्रीगेशन करके एक सिटी के जगह जो एग्रीगेशन सेंटर है उधर वो ड्राइव करके जाते हैं और उसको डाल के आते हैं। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वेस्ट के ऊपर इन जर्मनी। अच्छा, तो एक्चुअली मैं उधर जब स्टडी कर रहा था तो ऐसे लगता है मुझे अनकॉन्शियसली वो सब इम्पैक्ट हुआ ऐसे मुझे लगता है। एंड मे बी दैट वाज व्हाट वाज द अदर थिंग दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड मी टू गो इन दिस डायरेक्शन। ओके, बिकॉज जैसे आपने अभी बोला कि जर्मनी में दे ड्रोव टू एग्रीगेशन सेंटर। इवन इन प्लास्टिक इंडस्ट्री वी आर सीइंग कि मटेरियल इज वैल्यूएबल, बट उसका आगे का सिस्टम ही बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा। करेक्ट, दैट इज द मेन इशू वी आर ऑल्सो। यस, दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी इशूज। पर मैं ओवरऑल देखूंगा तो बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज मुझे तो इंडिया में फर्स्ट बिगेस्ट चैलेंज लगता है, क्योंकि हमने एक्चुअल सोशल बिहेवियर चेंज में अभी तक एक फोकस्ड अप्रोच नहीं लिया है एंड वी हैव नॉट टेकन अ लॉन्ग टर्म व्यू टू इट। और अभी भी हम वो बिहेवियर चेंज और सोशल इश्यूज में थोड़ा वीक हैं। सो फॉर एग्जांपल अपना सिंपल जो घर के लेवल पे डिसीजंस हम लेते हैं कि वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना चाहिए। अभी इंडिया में वेस्ट के रूल्स ईयर 2000 में चालू हुआ, फिर उसको 2016 में हमने रिन्यू किया। अभी 2026 में उसका 3rd आइटरेशन अभी ऑलरेडी आया है। मगर फिर भी हमने सोर्स के लेवल पे जितना सेग्रीगेट करना चाहिए वो अभी तक हम नहीं करते हैं, नहीं कर पाए। और बहुत सारे अपने यूज़फुल मटेरियल जैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए, उसके लिए हमको एक लेवल का हाइजीन और
लगता है प्लास्टिक मटेरियल में, उसको कलेक्ट करके फिर रिसाइकल करना, वो मुझे लगता है दैट इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ. सो इंडिया का बिगेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर या माइंडसेट? एक्चुअली दोनों है. ओके. दोनों साइड से दोनों चैलेंजेस हैं. एक साइड में माइंडसेट का चैलेंज है क्योंकि अपना बिहेवियर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और सेकंड कि वेस्ट मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, वो भी अभी तक वो मेच्योरिटी लेवल पे नहीं आया है. जनरली अपना अप्रोच रहता है कि वो जितना जल्दी कचरा अपने विजन से बाहर गया तो अपना काम हो गया, ऐसे जनरल अपना एटीट्यूड रहता है. राइट. तो वो लेवल का जो मेच्योरिटी है वो अभी तक नहीं है. सेकेंडली समझो हमको एक सिस्टम भी लगाना है तो उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, सो बोथ वेज वो अपना नेगेटिव साइड में जा रहा है. सो फॉर एग्जांपल समझो लोगों ने सेग्रीगेट करना चालू किया और प्रॉपर तरीके से हो गया, तो जो कलेक्शन सिस्टम और म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ जो प्राइमरीली वेस्ट को कलेक्ट करते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी रेडी नहीं है. सो फॉर एग्जांपल लोगों ने 3-वे सेग्रीगेशन किया और उसके बाद गाड़ी में ही उन्होंने मिक्स करना चालू कर दिया. हाँ. तो ये इश्यूज हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज भी बहुत हैं और उसके साथ ये जो माइंडसेट का भी इशू है. दोनों आई थिंक बोथ आर बिग चैलेंजेस. बट सेग्रीगेशन इतना प्रमोट कर रहे हैं अभी, फिर भी प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? मुझे लगता है हम सेग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं मगर उसका प्रमोट हो रहा है बहुत जगह पे. द अवेयरनेस प्रोग्राम्स चालू है, बट फिर भी देयर आर मेनी चैलेंजेस इन दैट. यस. सो प्रॉब्लम क्या है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अवेयरनेस. सी नॉलेज डजंट इक्वेट टू एक्शन ऑन द ग्राउंड. आप लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, मगर वो कैसे बिहेवियर चेंज में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ द मोर क्रिटिकल पार्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. तो उसके पीछे मॉनिटरिंग लगता है, उसके पीछे प्रॉपर मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स लगते हैं, दूसरे साइड में कोई ना कोई फाइन्स या प्रॉपर सिस्टम्स चाहिए, जो पेनल्टीज चाहिए. एक साइड में मोटिवेशन, कुछ तो लोगों को जो कंप्लाई करते हैं उनको कुछ मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स सेट करना चाहिए. ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें हम थोड़ा कम पड़ रहे हैं. तो क्या हम वेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ शिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ? हाँ, तो अभी तो वैसे ही है. अभी वैसे ही है. और आपको चाहिए तो मैं थोड़ा नंबर्स भी बात करता हूँ. चलेगा. हाँ, तो अभी क्या है. हाँ, सो जनरली मैं एक रेफरेंस लेता हूँ, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है वाटर वेस्ट 2.0 करके. हाँ. उसमें उन्होंने ग्लोबल लेवल पे वेस्ट का स्टडी किया है. उसमें हम सबको पता नहीं है, वो रिपोर्ट में इंडिया इज द बिगेस्ट वेस्ट जनरेटर इन द वर्ल्ड. आपको पता है क्या वो? नो. यस. अच्छा. सो 277 मिलियन टन्स पर ईयर इज इंडियाज वेस्ट प्रोफाइल, इवन हायर देन चाइना. हायर देन चाइना? यस. और उसमें से वेस्ट जनरेशन मीन्स दिस इज आफ्टर प्रोसेस्ड और जो बिफोर अनप्रोसेस्ड. तो अनप्रोसेस्ड वेस्ट जो है दैट इज एज अ सिंगल ब्लॉक ऑफ वेस्ट फ्रॉम वन कंट्री, इंडिया इज द मैक्सिमम वेस्ट जनरेटर. पर कैपिटा हमारा वेस्ट बहुत कम है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स वी आर द लार्जेस्ट. ओके. और उसमें ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ आवर वेस्ट इज गोइंग टू लैंडफिल. अभी हो सकता है वो कम ज़्यादा हो गया होगा आफ्टर स्वच्छ भारत, ऑल दीज अदर एक्टिविटीज़ दैट हैव स्टार्टेड, पर ऑलमोस्ट 70 to 75% अपना वेस्ट गोज इनटू अनऑर्गेनाइज्ड और मोस्टली डंपिंग एंड बर्निंग. ओके. और अभी ये स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो नेक्स्ट हमको समझना पड़ेगा कि वो वेस्ट में क्या है. उसमें हम स्टडी करने के लिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट 60 to 70% इंडियाज़ वेस्ट वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट है, फूड वेस्ट है. यस. तो हाईएस्ट शेयर ऑफ वेस्ट अपने कचरे में ऑर्गेनिक वेस्ट है. तो फर्स्ट अपने को एक्चुअली अपना ऑर्गेनिक वेस्ट फर्स्ट ट्रीट करना, इट इज़ ऑलमोस्ट मैंडेटरी. तो ही हम कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. राइट. ओके. सेकेंड, टोटल आउट ऑफ
100% 60 to 70% इज ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक वेस्ट. बाद में बाकी सब बाद में दूसरा सब, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, पेपर, so plastic will be it will not be more than 8%. so is less than 10%. yes. फिर भी आज प्लास्टिक विलन है. yes. नहीं, because it with plastic क्या है ना, the quantity by weight is very low because we are studying it in weight, in terms of weight, Right. ना. तो by weight plastic is extremely small, it is just 8% of overall waste. पर उसका consequences बहुत critical है, क्योंकि But plastic consequences are there due to the wrong organic waste also. correct. टॉक्सिकनेस तो ऑर्गेनिक वेस्ट भी जनरेट करेगा. yes, if mishandled organic waste तो मीथेन जनरेट करता है, वो सब तो है ही. Right. So our first approach should be to look at our अपना biodegradable So waste के ऊपर. in कुछ that 8% of plastic, I think mostly 8% में से 6 या 7% तो रिसाइकलिंग में जा ही रहा है. हाँ, so about recycling percentages in plastic, वो मुझे ऐसे लगता है, मैंने स्टडी किया है उसमें ऐसे निकल के आता है कि there are certain types of plastic which have very high recycling rates in India. फॉर एग्जाम्पल अपना पेट बॉटल्स और मिनरल वाटर बॉटल्स का जो रिसाइकलिंग रेट, तो दैट इज, तो आई मीन दैट इज बियॉन्ड 70%. 95% के करीब है उसका. यस. मगर अभी जो नया प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टी लेयर प्लास्टिक्स, और दे आर ऑल्सो स्प्रेडिंग इन लार्ज वॉल्यूम, और उसके लिए सॉल्यूशंस भी नहीं है प्रॉपर. उसका एक नहीं, मेनी पीपल्स आर वर्किंग ऑन इट. Many people have converted into good sheets which can be used in carpentry or something. Yes. नहीं, solutions अभी डेवलप हो रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं बहुत सारे. अभी मल्टी लेयर प्लास्टिक के भी अभी बोर्ड्स बन रहे हैं, फर्नीचर बन रहा है. बट अभी भी वो स्केल जो हम जनरेट करते हैं और उसका रिसाइकलिंग होता है, उसमें अभी फिर भी देयर इज अ ह्यूमंगस मिसमैच. वो हमको स्केल अप करना ज़रूरी है. yes. मैं जो बोल रहा था नंबर्स का. सो द नेक्स्ट, मैंने बोला कि 60% ऑर्गेनिक वेस्ट है. द नेक्स्ट ऑलमोस्ट 20% इज रिसाइक्लेबल मटेरियल्स. सो जिसमें आपको मिलेगा प्लास्टिक, पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मेटल्स, ये सब जो. मगर इसमें क्रिटिकल क्या है कि उसको क्लीन रखना और उसको ऑर्गेनाइज रखना क्रिटिकल है. ये सब मटेरियल हमने कंटेमिनेट किया विथ फूड या केमिकल्स या हैजर्डस मटेरियल्स या बाथरूम वेस्ट, ये सब हमने कंबाइन करके उसको एक्सपेक्ट किया कि वो रिसाइकल हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है. सो द पॉइंट इज, ये सब जो मटेरियल हमको सर्कुलर इकोनॉमी में ऐड करना है, तो वो क्लीन रखना और वो डिसिप्लिन में स्टोर करना, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है. और इधर भी हम थोड़ा ये भी अपना वीकनेस है, वो ऐसे स्केल में और कैपेसिटी में वो अभी तक नहीं हो रहा है. ओके. एंड फाइनल जो समझो एक 5 to 15% ऐसे मटेरियल है जो एक्चुअल वेस्ट है, जो हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं या कंपोस्ट भी नहीं कर सकते या उसको ऑर्गेनिकली ट्रीट नहीं कर सकते हैं. तो वो मटेरियल एक्चुअली कुछ ना कुछ मे बी एनर्जी रिकवरी ऐसे टाइप के प्रोसेसेस में हम यूज़ कर सकते हैं. ओके. एनर्जी रिकवरी. हाँ, जैसे अभी इंसिनरेशन और वेस्ट टू एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है. मगर क्या होता है कि ये ओनली 15 to 20% अपना जो वेस्ट है, नॉट इवन 20%, बट आई वुड से 5 to 10% एक्चुअल ऐसे मटेरियल है जो हम एनर्जी रिकवरी में यूज़ करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है. आपके ये जर्नी में कौन सा इनोवेटिव सॉल्यूशन आपने देखा वेस्ट मैनेजमेंट में? Okay. कि हाँ, दिस कैन बी स्केलेबल एंड इफ इम्प्लीमेंटेड इट विल सॉल्व 50 or 60% प्रॉब्लम्स. तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में मुझे लगता है, नॉट इन प्लास्टिक, इन टोटल वेस्ट मैनेजमेंट. ओके. अभी ओवरऑल अभी ऑर्गेनिक वेस्ट को देखेंगे तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोस्टिंग एंड बायोगैस टेक्नोलॉजी विच इज़, इसमें दिस इज़ अ कन्वेंशनल अप्रोच. इसमें कोई बड़ा एक्चुअली इनोवेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनिशियली हमको प्रोसेस करना ज़्यादा क्रिटिकल है.
हाँ क्योंकि इतना हम वेस्ट जनरेट करते हैं तो उसको कन्वेंशनल मेथड से ही प्रोसेस करना, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम इनोवेशंस के बारे में सोच सकते हैं, Right. ये ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर। दूसरा, इफ़ वी लुक एट इंजीनियर्ड मटेरियल्स, अभी सब प्लास्टिक पेपर, इसमें मुझे लगता है जो मल्टी लेयर प्लास्टिक का इनटू यूज इन कंस्ट्रक्शन, दैट सीम्स टू बी अ वेरी स्केलेबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू मी। ओके क्योंकि उसमें हाई वॉल्यूम में मटेरियल यूज हो सकता है and it can go into a solution that in lasts. construction how it can be used? It can be used in panels, boards. Okay. ऐसे टाइप के applications में भी यूज हो सकता है. It can be used to some extent in furniture. It can be used. एक इनोवेशन जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. टेट्रा पैक कार्टन्स जो है उसको कन्वर्ट करके फर्नीचर बन सकता है एंड दैट कैन बिकम रिसोर्सेज. पर्टिकुलरली ये जो हम कर रहे हैं विद स्कूल्स, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए ऐसे वेस्ट के मटेरियल्स यूज़ हो सकते हैं. दैट इज़ अनदर इनोवेटिव अप्रोच कि सिस्टम को एक सर्कुलर इकोनॉमी में रख सकते हैं एंड दिस कैन बी डन वेरी सस्टेनेबली. यस. बायोगैस प्लांट तो पहले तो बहुत बड़ा रहता था, अभी स्मॉल इसमें बैठ सकता है? नहीं. सो देर आर बायोगैस तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं राइट फ्रॉम होम स्केल टू ऑब्वियसली लार्ज स्केल, बट उसको इकोनॉमिकली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है तो लार्ज स्केल पे ही जाना पड़ेगा. एनी टेक्नोलॉजी दैट गोज बियॉन्ड 50 to 100 टन्स पर डे, उसमें यू कैन गेट अ लॉट मोर एडिशनल वैल्यू, लॉन्ग टर्म बेनिफिट. तो मुझे लगता है लार्ज बायोगैस प्लांट्स की डेफिनेटली ज़रूरत है. अच्छा. एट द सेम टाइम होम स्केल पे भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ कंस्ट्रेंट. बट फिजिबल नहीं है ज़्यादा. यस. कॉस्ट ज़्यादा है. यस, कॉस्ट ज़्यादा है और गैस जनरेशन लेवल्स भी उतना. फॉर एग्जांपल आपके 1 किलो का जो होम वेस्ट है उसमें से आपने बायोगैस करना चालू किया, सो दैट विल नॉट कवर योर एंटायर एलपीजी रिक्वायरमेंट. थोड़ा आपको गैस मिलेगा, मे बी फॉर 15 to 20 मिनट्स अ डे आपको उससे गैस मिलेगा. इट विल नॉट कवर योर ओवरऑल रिक्वायरमेंट. दैट इज ट्रू. या, सो यू विल गेट सेविंग्स बट इट्स नॉट अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट. राइट. सो इन वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक को पूरा विलन बना दिया है. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? व्हाट डू यू फील? इट इज पार्शियली ट्रू, आई फील. क्योंकि मैं प्लास्टिक में उसके लिए नहीं अभी ओपन टू इट. नहीं, सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सी वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ प्लास्टिक. दैट इज नॉट एन ऑप्शन. Okay, plastic has many benefits, particularly in healthcare. Plastic is needed to reduce. In fact, plastic was designed so that it will be a sustainable material. Uska lightweight. It was engineered to be lightweight. It would consume less fuel in transport. ये सब सोच के plastic develop हुआ था एक direction में. तो there are definitely benefits and the durability of plastic तो that is unquestioned. Okay, तो हमको certain applications we definitely need plastic, but there are other applications where we actually don't need plastic, where we are utilizing it to such an extent where it should not be used. So that's where it becomes a villain. For example, the single-use plastic. Okay. तो मुझे लगता है if we really focus on reducing single-use plastic, particularly in applications where it's actually not needed. For example, in cutlery, using straws, using plates and spoons and forks, इसके लिए प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है because there are multiple issues. It's not just about the disposability of it and the scale of utilization of that material. उसका health के ऊपर भी concerns हैं क्योंकि उसमें relatively cheaper and chemical intensive plastic, it can अपना खाने में जा सकता है and it can actually damage our health also. तो ये सब देख के I think सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर तो हमको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना ही पड़ेगा. एंड वी हैव टू लुक एट किधर हम अपना बिहेवियर रीयूजेबल ऑल्टरनेटिव्स को कैसे यूज कर सकते हैं एंड वेस्ट जनरेशन कैसे कम कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ऐसे डिस्पोजेबल एप्लीकेशंस में वो तो करना पड़ेगा. आपके एक्सपीरियंस में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में प्रोसेस के लिए गैप कहाँ पे? सो ओवरऑल अभी एक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस देखेंगे तो इट बिगिंस विथ वेस्ट जनरेशन फॉलोड बाय प्रॉपर कलेक्शन, उसका ट्रांसपोर्ट,
एंड इवेंचुअली लिंकेज टू अ प्रॉपर रिसाइकलिंग प्रोसेस, एंड उसमें से जो प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं दैट इज़ द क्लोजिंग द लूप इनटू द सर्कुलर इकोनॉमी। राइट। ठीक है, तो अभी हम चैलेंजेस एक्चुअली मल्टीपल लेवल के चैलेंजेस है इसमें, एंड मल्टीपल लेवल के कॉम्प्लेक्सिटी भी है। तो प्लास्टिक वेस्ट में हम देखेंगे कि जनरेशन लेवल चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने बोला कि देर इज़ exorbitant use of certain types of plastic which are not required by us. So that is the first level challenge. Second level challenge है कि समझो वेस्ट जनरेट हो गया तो उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके सॉर्ट करना। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मिल्क पैकेट्स। ओके, अभी मिल्क पैकेट्स आर हाई क्वालिटी प्लास्टिक विच कैन बी रिसाइकल्ड, आपको पता है, मगर उसको स्केल में एक हाइजीन लेवल पाना और उसको कलेक्ट करके रिसाइकलर को पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लोग उसको क्लीन नहीं करते हैं, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसका वो इतना अनहाइजीनिक हो जाता है, उसको हैंडल करना भी इतना डिफिकल्ट है। Nobody can handle एट स्केल। यस, तो इसमें हमको बिहेवियर चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लास्टिक एक्चुअली इतना वैल्यूबल प्लास्टिक है, वो प्रॉपर स्केल पे हमको मिला तो कुछ ना कुछ हम बना सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके, सो दैट इज इट इज नॉट क्लीन प्रॉपरली, सो वहाँ पे उसमें कीड़े बन जाते हैं। करेक्ट, फिर आदमी लोग हाथ नहीं लगाएंगे। यस, दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल। यस, प्रैक्टिकल रियलिटीज। सो वो नेक्स्ट स्टेप का चैलेंज है। थर्ड स्टेप का चैलेंज है इज प्लास्टिक इज सच अ लाइट मटेरियल कि उसको ट्रांसपोर्ट करना भयानक महंगा है। इन तो फ्रॉम द टू ट्रांसपोर्ट प्लास्टिक फ्रॉम द जनरेशन पॉइंट टू सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, वो हम इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उसका डेंसिटी इतना कम है कि एक बड़े गाड़ी में आपको मैक्सिमम कितना 100 kg टू 130 kg भर जाएगा उसमें। सो जस्ट थिंक अबाउट द कॉस्ट ऑफ दैट कलेक्शन सिस्टम। तो दैट इज द नेक्स्ट इशू विथ कलेक्टिंग प्लास्टिक एंड मेकिंग इट अवेलेबल। उसके बाद ऑब्वियसली प्लास्टिक के कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। अभी प्लास्टिक के टेक्निकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें 7 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हैं। तो एट अ सॉर्टिंग लेवल उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, और इतना सब प्लास्टिक अभी जैसे मैंने बोला लो डेंसिटी मटेरियल है, तो एग्रीगेट करना उसके लिए स्पेस लगता है। ओके, सो दैट उधर देखेंगे तो उधर आप इफ़ यू हैव टू डू दिस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट या म्युनिसिपल सपोर्ट, तो वो रेंट पे करके ये सब करना तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। यस, उसके बाद आपके पास ये कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे आपको सॉर्ट करना है, फिर आपको उसके ऊपर मैन पावर रिसोर्सेज डालना है, थोड़ा कुछ इक्विपमेंट और ये सब एनर्जी भी लगता है, और फाइनली उसको बेल करना एंड फॉर फाइनल ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी एंड देन सेंडिंग इट टू द रिसाइकलिंग फैसिलिटी। तो इसमें बहुत सारे कॉस्ट हैं। हमने जो कैलकुलेट किया है कि मिनिमम अपने को प्रॉपर कलेक्शन करके उसको रिसाइकल करके प्रोसेसिंग फैसिलिटी को भेजना है, तो उसका कॉस्ट इज नथिंग लेस देन 10 to 12 रुपीज़ पर kg। यस, एंड देन कम्स द नेक्स्ट इकोनॉमिक चैलेंज। देयर इज अ मार्केट में अभी सब जगह पे मिथ फैल गया है कि प्लास्टिक के साथ आपको कुछ पैसा वापस मिलने वाला है। हाँ, ओके, एवरीवन इज प्रिंटिंग ना। करेक्ट, ऑन प्लास्टिक की। करेक्ट, रीसेलेब इसका अगर वापस करेंगे तो 1 रुपया 2 रुपये मिलेगा। यस। तो एक फीलिंग मार्केट में फैल गया है, एक रॉन्ग फीलिंग कि आपने प्लास्टिक को और आपके पास आपने उसको स्टोर करके रखा तो आपको पैसे मिलने वाला है। ऐसे तो नहीं होने वाला। जैसे मैंने बोला कि उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना एक्सपेंसिव है, उसका प्रोसेसिंग रिसोर्सेज जो लगते हैं, स्पेस लगता है, उसका एनर्जी जो लगता है। मेनली रिसाइकलिंग हमारे पास आते आते ही उसका कॉस्ट 10 to 15 रुपीज़ से ऊपर हो जाता है। सो इफ़ यू हैव टू मेक कमर्शियल सेंस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, देन उसका कुछ ना कुछ बाइंग रेट ही हैज़ टू बी मिनिमम 15 to 20 रुपीज़ पर kg।
तो ही कुछ हो सकता है. राइट. एंड दैट्स द रीज़न वाई पेट इज़ वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि वो उसका मार्केट रेट उतना ज़्यादा है, तो वो किधर आपको लिटर में किधर दिखाई नहीं पड़ेगा. वो दिखाई नहीं देगा. करेक्ट. सो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री और ग्राउंड लेवल कलेक्शन, ये डिस्कनेक्ट कहाँ पे है? नहीं, जैसे मैंने बोला ना, मल्टीपल लेवल का डिस्कनेक्ट है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट की जो वेस्ट जनरेटर है उसको कोई आइडिया नहीं कि रिसाइकलर का एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका क्वालिटी का एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका वॉल्यूम का एक्सपेक्टेशन क्या है, किसी को पता नहीं है. सो फॉर एग्जांपल, अ होम बेस्ड वेस्ट जनरेटर हु विल बी जनरेटिंग 100 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक, वो भी सोचता है आपके घर पे आके आप वो कलेक्ट करके ले लो. वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है. आउट ऑफ द क्वेश्चन. इट इज़ टू एक्सपेंसिव. ओके. तो और उनको कोई उस लास्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो क्या क्वालिटी में आना चाहिए और उसको कैसे स्टोर करना चाहिए. ओके. सो दैट इज़ वन लेवल ऑफ डिस्कनेक्ट. सेकेंड ऐसे है कि समझो जो लोग वेस्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनके पास भी प्रॉपर टूल्स नहीं है, प्रॉपर जो ओवरऑल सिस्टम और इक्विपमेंट लगता है, रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो वो जो एट एवरी स्टेज जो फाइनल रिसाइकलर को जो क्वालिटी और क्वांटिटी लगता है, उसमें कम्युनिकेशन गैप्स और एन अंडरस्टैंडिंग गैप बहुत ज़्यादा है. और जैसे मैंने पहले बोला, इकोनॉमिक वायबिलिटी भी एक मेजर इशू है. सो फाइनली ये सब हम देखेंगे तो हमारा वेस्ट जनरेशन क्वांटिटी इतना बड़ा दिखता है. ओके. बट जो रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ को फाइनली पहुंच जाता है तो वो बहुत स्मॉल परसेंटेज में पहुंच जाता है. एंड फाइनली इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे ट्राई कर रहा है कि कोई ना कोई पॉलिसी लाएं उसके अंदर, जैसे EPR, कि उसमें कुछ ना कुछ एक कमर्शियल वाइबिलिटी लाने का जो ट्रायल और ये जो चल रहा है, तो वो ऐसे पॉलिसीज में ही हो सकता है. सो नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी अभी बहुत बज़वर्ड है, तो उसका रियलिटी क्या है? ओके. सो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में सर्कुलर इकोनॉमी देखेंगे तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है कि वो सर्कुलर लूप्स क्लोज करने में बहुत, अभी देखेंगे तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम क्लोज कर सकते हैं. ओके. मगर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कुछ ना कुछ रीज़न के लिए वो लूप क्लोज करना मुश्किल है. सर्कुलर इकोनॉमी का क्योंकि हर एक का डेफिनेशन अलग है. यस. कुछ लोग बोलते हैं जो आइटम बनाया है वही रिसाइकल करके उसी में यूज़ करो, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी. कुछ लोगों को समझ में आता है सर्कुलर इकोनॉमी मतलब रिसाइकलिंग हो गया, वापस वो मेन स्ट्रीम में आ गया, वो सर्कुलर हो गया. सो व्हाट एक्चुअली सर्कुलर इकोनॉमी? तो मैंने जो डेफिनेशन एक्चुअली स्टडी किया है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि उसमें वॉट एवर टेक्नोलॉजी यूज, देयर आर सर्कुलर इकोनॉमी में 2 पार्ट्स हैं. एक उसको ऑर्गेनिक लूप बोलते हैं, तो कौन से भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उसको कैसे आप लूप में ला सकते हैं. एंड सेकंड टेक्निकल लूप बोलते हैं. देयर आर 2 पार्ट्स टू अ सर्कुलर इकोनॉमी. सो जो टेक्निकल लूप है उसमें प्लास्टिक्स जैसे मटेरियल्स आते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लगते हैं. बायोलॉजिकल लूप्स के लिए अलग अलग दूसरे अप्रोचेस लगते हैं. सो बायोलॉजिकल लूप्स क्लोज करना ज़्यादा वैसे फीजिबल ऐसे दिखते हैं. मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, पर उसमें द लाइकली चांस की ऑर्गेनिक लूप्स क्लोज करना, इट इज़ बिकॉज मोस्टली दे आर ऑल बायोडिग्रेडेबल. राइट. तो उसमें कोई ना कोई हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अभी टेक्निकल लूप्स देखेंगे, उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना, तो आपको पता रहेगा द रियलिटी ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग. ओवरऑल मैंने जो स्टडी किया है, नॉट मोर देन 9% ऑफ प्लास्टिक इज एक्चुअली रिसाइकल्ड ग्लोबली. ओके. ओके. इन स्पाइट ऑफ इतना सब इसके ऊपर बात चलता है. ओके. सो मेरे जो डेफिनेशन मैंने देखा है ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, यू कैन एक्चुअली क्लोज द लूप बाय एनी टेक्नोलॉजी. द फोकस इज कि वो इकोनॉमी में कंटिन्यूसली लूप में जाना चाहिए, वो कचरे में नहीं आना चाहिए. दैट इज सर्कुलर. राइट. ओके. सो इट डजंट नेसेसरली मीन कि वो 100% वही आइटम आपको वापस रिसाइकल करना है. राइट. यस. तो क्या इंडिया में
पूरी तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी पॉसिबल है नहीं, ये तो प्रैक्टिकली so, डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं, तो सर्कुलर इकोनॉमी हम स्टेप बाय स्टेप, फेजेस बाय फेजेस, मटेरियल बाय मटेरियल, उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट वेयर वी कैन, देयर इज अ मैजिक बुलेट कि सब एक ही साथ में हम सर्कुलर इकोनॉमी में जा सकते हैं और एक एक मटेरियल को वैसे कन्वर्ट हो सकता है. सो चैलेंजेस है बहुत सारे. तो अभी कौन सा ऐसा मटेरियल या फिर ये है कि जो सर्कुलर इकोनॉमी में है, अभी वर्किंग में है? तो मुझे लगता है बहुत सारा फोकस अभी प्लास्टिक के ऊपर ही आया है. नहीं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा मटेरियल या फिर ऐसा ये है चीज़ कि जो सर्कुलर इकोनॉमी में ऑलरेडी एग्जिस्ट है इंडिया में? हाँ, है ना. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट बेस्ट एग्जांपल पेट रिसाइकलिंग. हाँ, पर उसमें भी मुझे लगता है अभी उसमें भी चैलेंजेस हैं, पर एट एज फार एज स्केल एंड द लेवल ऑफ ऑपरेशन इंडिया में जो चल रहा है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग एडमिरेबल डेफिनेटली. तो वो पेट रिसाइकलिंग में वैसे दिख के आता है. मगर ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर मुझे लगता है बहुत काम करने की अभी भी ज़रूरत है. ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर? अरे बहुत. क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला ना, क्वांटिटी इतना बड़ा है, 60% अपना वेस्ट ऐसे टाइप का मटेरियल है. राइट. तो सर्कुलर ऑप्शंस है और हम इन स्मॉल स्केल वो सब हमने ऑलरेडी प्रूव किया है ऑन द ग्राउंड. सो थ्रू प्रोअर्थ हम जो डिसेंट्रलाइज लेवल पे रेसिडेंशियल कम्युनिटीज़ में सर्कुलर लूप्स क्लोज कर रहे हैं और उसको फाइनली जो कंपोस्ट निकलता है वो गार्डन में यूटिलाइज हो जाता है. सो दैट इज़ रिमेनिंग इनसाइड द सिस्टम. तो मगर ये व्हाट वी आर डूइंग इज़ नॉट इवन अ ड्रॉप इन द ओशन. वो क्या लेवल के स्केल चाहिए वो हमको, एंड दिस कैन ओनली हैपन इफ यू नो देयर इज ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम द रेगुलेशंस एंड द गवर्नमेंट. अभी बायोगैस के ऊपर बहुत अच्छे पॉलिसीज आए हुए हैं एंड लॉट ऑफ सपोर्ट इज कमिंग. आई हैव सीन मेनी पीपल आर डूइंग रील्स ऑन बायोगैस कि वो 200 लीटर के ड्रम में बायोगैस बनाए. करेक्ट. इज इट फिजिबल रियली? इट इज़, सी, बायोगैस में यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल टेक्नोलॉजी. अभी क्या है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को आपको बायोगैस करना है, देन इट्स एन एनारोबिक प्रोसेस. उसको एयर टाइट करके कंटेनर में आपको डिकम्पोज करना है. तो उसके तो ओडर्स जनरेट हो सकते हैं फर्स्ट. ओके. और उसमें जो मीथेन गैस जनरेट होता है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ वेस्ट दैट यू आर पुटिंग इन देयर. उसमें इफ दैट वेस्ट इज नॉट सूटेड टू गैस जनरेशन, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला. राइट. नेक्स्ट, बायोगैस का जो प्रोसेस है वो बहुत सेंसिटिव है. उसको रेगुलरली मैनेज करना पड़ता है. उसमें स्लरी निकलता है, तो वो दैट इज़ द सेकेंड, उसको मैनेज करना पड़ता है आपको. तो स्लरी चेंज करना, उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है. देन इफ़ यू आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गैस फॉर योर ओवरऑल, मीनिंग यू आर यूजिंग इट ओनली फॉर गैस जनरेशन, तो उसमें बहुत मेथड और टेक्नोलॉजी है. ओके. तो वो एट होम लेवल 100% आपको रिलायबल लेवल पे चलेगा. वो थोड़ा मुझे इतना इजी नहीं दिखता है. ओके. इनिशियली आप बिठा दोगे. हाँ. लेकिन जब ये हर बार साफ करने की नौबत आएगी. करेक्ट. तो यस. और दूसरा क्या है कि आपको कंटिन्यूस आपको उसको एक सिस्टमेटिक लेवल पे फीड करना पड़ता है. ये सब इश्यूज हैं. और हमारा वेस्ट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है सीजन के रिलेटेड. हम क्या खाते हैं ये सब उसके ऊपर. सो देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइज्ड इनपुट वेस्ट. तो उसके ऊपर गैस जनरेशन का चेंजेस होता रहेगा. यस. राइट. ये सब इश्यूज हैं उसमें. ओके. और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें बिहेवियर और कोई सिस्टम चाहिए घर के लेवल पे. सो फॉर एग्जांपल, किसी को बोर हो गया और वो थोड़ा छोड़ दिया, तो वो सब कोलैप्स होने वाला है. वो कंपोस्टिंग में भी होता है. सो होम कंपोस्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स कि इसके ऊपर एक फोकस्ड मोटिवेशन लगता है कंटिन्यूसली उसको करने में और ये सब. तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि हो सकता है उनने 5 साल 8 साल वो चलाया होगा, बाद में कुछ ना कुछ उनके लाइफ में कुछ चेंज आ गया तो वो खत्म, ब्रेक डाउन हो जाता है. तो एक आइडियल जीरो वेस्ट सिटी या फिर सोसाइटी अगर हम लोग सोचेंगे तो कैसे दिखेगी और उसके लिए क्या करना होगा? ओके. तो मैं एक
छोटा कम्युनिटी लेता हूँ अभी एज एन एग्जांपल, हमको ज़ीरो वेस्ट करना है तो लेट्स टेक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। अभी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अपना वेस्ट जो जनरेट होता है वो मेरे जो ग्राउंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसमें ऐसे दिख के आता है कि हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कम्युनिटीज़ के जो वेस्ट है वो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड वेस्ट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें सब मटेरियल्स हैं। अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे आप करेंगे तो कुछ तो एक फिक्स टाइप के मटेरियल्स हम फिक्स पैटर्न रहेगा, पैटर्न्स रहते हैं और उसमें थोड़ा स्केल भी रहता है और कुछ पैटर्न्स भी रहते हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं। मगर रेसिडेंशियल लेवल पे बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी रहता है, उसमें कंटेमिनेशन पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, उसमें बिहेवियर चेंज जो रिक्वायर्ड है वो बहुत डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। कोई तो एक सिस्टम लाना वो बहुत मुश्किल है क्योंकि मल्टीपल बायोमेडिकल वेस्ट भी रहेगा। यस, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट भी है, उसमें हैजर्डस वेस्ट भी है, इंजूरियस वेस्ट भी है, हेल्थ कंसर्न वेस्ट भी है और सब प्लास्टिक पेपर ये सब मटेरियल्स है उसमें। तो ये फर्स्ट अपना चैलेंज है कि कम्युनिटी को ज़ीरो वेस्ट करना है तो उसके पीछे 3-4 मेन आपको इश्यूज हैंडल करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको एक कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगा कम्युनिटी के लिए। उसमें बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज फर्स्ट फिक्स करना है और जो लोग कंप्लाई नहीं करते हैं उनको कोई फाइन लगाना पड़ेगा, जो लोग कंप्लाई करते हैं उनको कोई पॉजिटिव मोटिवेशन देना पड़ेगा, राइट, कि वो हैबिट कंटिन्यू करें। ओके। सेकंड, आपको बहुत सारा अवेयरनेस करना पड़ेगा, सब लोगों को एजुकेट करके ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेक होल्डर मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है कि वेस्ट जनरेटर, एक रेसिडेंशियल लेवल पे वेस्ट जनरेटर्स हैं, कलेक्ट करने के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ है, प्रोसेस करने के लिए दूसरे टीम है, म्युनिसिपल सिस्टम का दूसरा आदमी है। सो मल्टीपल एजेंट्स और स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, तो सबको एक लेवल प्लेटफॉर्म पे अलाइन करना वो एक ज़रूरी है और उसके लिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस सब लोगों को साथ में लाके करने का ज़रूरत है। ओके, सो एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे उसके लिए। ऐसे ही वो होने वाला नहीं है, आपको प्रॉपर लोगों को डेजिग्नेटेड बिन्स देना पड़ेगा, उनको समझ लो हाउसकीपिंग का कलेक्शन सिस्टम है तो उनको प्रॉपर ट्रॉलीज, उनका काम आसान करना है तो ही वो काम करने वाले हैं। राइट, तो ये एस्पेक्ट हम कभी उसके ऊपर फोकस कभी करते ही नहीं, उनका अर्गोनॉमिक्स देखना, उनको आसान करके देना। अभी बड़े अर्बन स्पेसेस में, हाई राइज कंस्ट्रक्शंस में प्रॉपर उनको लिफ्ट चाहिए, एक्सेस चाहिए, वो मटेरियल लाने के लिए, वो सेग्रीगेट रखने के लिए उसके लिए बैग्स चाहिए, ट्रॉलीज चाहिए, ये सब, और हो सकता है कलर कोडेड, ये सब चाहिए। लोगों को प्रॉपर इक्विपमेंट देना चाहिए, उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट देना चाहिए, ये सब सिस्टम्स चाहिए। ओके, अल्टीमेटली फाइनली आपको अपने कम्युनिटी में स्टोर करने का कोई तो जगह चाहिए, उसको सॉर्ट करके रखने के लिए एक जगह चाहिए, ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए प्रॉपर एक फैसिलिटी चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने इन्वेस्ट नहीं किया, उसके लिए बजट नहीं रखा, उसका जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया तो ये चलने वाला नहीं है। फाइनली लास्ट स्टेप जो है उसमें क्या क्या आपके वेस्ट में रिसोर्सेज हैं वो कंटिन्यूसली उसको देख के मॉनिटर करके आपको अपने कम्युनिटी को फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनको पता चले कि क्या वर्क हो रहा है, क्या नहीं वर्क हो रहा है, क्या टाइप के मटेरियल्स चैलेंजेस हैं, वो आप कुछ ऑल्टरनेटिव करके उसको कम कर सकते हैं क्या, ये सब करने की ज़रूरत है। और ये एक्चुअली ज़ीरो वेस्ट का एक्टिविटी है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें मैन पावर लगता है, उसमें रिसोर्सेज लगते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग लगे उसमें, ये सब। तो ये सब जो एक्टिविटी साथ में आके काम हो गया तो आपको ज़ीरो वेस्ट कम्युनिटी मिल सकता है। मगर विदाउट एनी, ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये 4 स्टेप्स आपने किधर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर दिया तो वो कभी नहीं हो सकता। सो विच इज़ द मेजर वी कैन से इनिशिएटर, कौन सा एक चीज़ जो सबसे डोमिनेंट रहेगा इस 4 चीज़ों में? मुझे लगता है लीडरशिप इज़ द मोस्ट डोमिनेंट क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक लीडर चाहिए जो सबको साथ में लाके ये करवा के ले सकता है। और ये
मैंने जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है, जो लोग ज़ीरो वेस्ट में आगे हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है और एक विजन और लीडरशिप दोनों साथ में आता है। तो ऐसे टाइप के कम्युनिटीज़ में आपको ज़ीरो वेस्ट मिलेगा। अच्छा है। यस, फाइनली ज़ीरो वेस्ट करना तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं, मगर थियोरेटिकली ऑन द ग्राउंड ज़ीरो वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। मगर यू कैन से ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल, एटलीस्ट हम हाँ मटेरियल को लैंडफिल और डंपिंग में भेजना डेफिनेटली ज़ीरो कर सकते हैं। ओके। यस, मगर सब मटेरियल्स को कंप्लीटली रिकवर करना तो पॉसिबल नहीं है। थोड़े जो हैजर्डस और डिफ़िकल्ट मटेरियल्स को हम फाइनली ओनली डिस्पोजल कर सकते हैं, बरियल, उसका रिसाइकलिंग तो नहीं होने वाला। ये वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्टिविटी है, इज इट हैविंग अ बिजनेस पोटेंशियल और सीएसआर एक्टिविटी ओनली? नहीं, सो मेरा एक्सपीरियंस के साइड में दोनों हो सकते हैं, मगर बिजनेस एंगल में वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना है तो बहुत फोकस्ड काम करना पड़ता है। कुछ ना कुछ वेस्ट के सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट है। हाँ, उसमें कुछ वो ना है। कुछ आइटम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और उसमें आप प्रॉपर उसका कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग लेके उसमें आपके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी ये सब प्रॉपर स्टडी करके आपने उसके ऊपर फोकस किया, मार्केट लेवल पे आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखते हैं और सेकेंडली आपको रेगुलेशंस भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे टाइप के एक्टिविटीज़ आपने देख के बिजनेस चालू किया तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। अभी बट हॉस्पिटल का जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। यस, क्योंकि वो हाईली रेगुलेटेड है। अच्छा, क्योंकि हॉस्पिटल वेस्ट में कोई ऑप्शंस नहीं है आपको, उसमें रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिंजेंट हैं और आपने किधर अपने वेस्ट मैनेजमेंट के जो सिस्टम्स फॉलो नहीं किया टू अ लार्ज एक्सटेंट तो यू कैन गेट इनटू सम सीरियस ट्रबल। तो अच्छा। उसके लिए फॉर दैट रीज़न एटलीस्ट एट स्केल जो हॉस्पिटल्स रन हो रहे हैं तो वो सब लोग जो They are charges- following it. हाँ, दे आर फॉलोइंग इट एंड दे आर ऑल्सो, आई मीन टू वेरी लार्ज एक्सटेंट फॉलोइंग इट। बट मैं क्या बोल सकता हूँ कि उधर बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम्स एंड प्रॉपर उसका कमर्शियल्स भी प्रॉपर सेट हैं और उसका बजटिंग होता है, ये सब करके फाइनली Small hospitals are also following मे बी नॉट स्मॉल अभी because they are, I think, small hospital or small clinics are giving waste to municipal corporation only. यस, तो वो तो वहाँ से भी वहाँ भी बायोमेडिकल वेस्ट जा रहा है, ऐसे नहीं कि दैट इज 100%। नहीं, but PMCs or municipal corporations are charging those clinics and small hospitals बायोमेडिकल वेस्ट का उसका अलग टैक्स ले रहे हैं, डिस्पोजल का। यस यस, नहीं, सो बाय रेगुलेशन डेफिनेटली सब क्लिनिक्स को भी उनका बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपर ऑथराइज सिस्टम को ही लिंक करना चाहिए। ओके, बट दैट इज़ इन अर्बन एरियाज प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, समझो पुणे में अभी 100% देयर इज अ वेरी गुड सिस्टम, तो वो हो रहा है। कोई भी हो रहा है, पर वी कांट से दैट अक्रॉस द कंट्री सब जगह पे वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, दैट आई डोंट नो। बट एज फार एज पूना गोज तो प्रॉपर रूरल में सिस्टम मालूम नहीं। रूरल में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उधर इसीलिए हमको सेंट्रलाइज्ड कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटीज़ बोलते हैं उसको। सो एवरी जोन, एवरी एरिया नीड्स ऐसे सिस्टम्स चाहिए और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो कलेक्ट होके फिर प्रोसेस हो सकता है। अगर किसी को इस फील्ड में एज अ बिजनेस आना है तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? ओके, तो फर्स्ट मुझे लगता है आपको एक डीप पैशन और मोटिवेशन की डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एब्सोल्युटली, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना, दिस इज़ नॉट फॉर, मुझे लगता है दिस इज़ अ सेक्टर विच इज़ क्वाइट चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट। इसमें को देर आर वेरी few organizations that are making the kind of I would say the growing, and if you look at other sectors of the economy, waste management के sector में there are still, it's a, I would say, a developing sector.
Yes, तो it's a इसमें developing sector. तो इसमें एक But it is going to be last for जब तक कचरा है तब तक लास्ट रहेगा. एग्जैक्टली तो पॉइंट इज कि इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर एंड देयर इज अ वेरी गुड पॉजिटिव आउटलुक इन द फ्यूचर, मगर वो अचीव करना यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू स्टिक द, आपको प्रॉपर वो एक परसिस्टेंट अप्रोच लेके उसमें काम करना है. इधर उधर जब चेंजेस होते हैं आपका रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करके, क्योंकि ये सेक्टर बहुत चेंज भी हो रहा है और उसमें तो थोड़ा आपको अपना रिस्क भी मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है. एक ही फील्ड समझो, हमने क्या किया है कि हमारा फोकस था कि ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्स्ट प्रोसेस करना है, मगर जैसे हम हमारे कस्टमर्स ने हमसे डिमांड करना चालू किया कि ये भी करो, दूसरा एक्टिविटीज़ भी करो, उधर हमने उसका कमर्शियल वायबिलिटी स्टडी करके जितना लेवल पे हम इन्वॉल्व हो सकते हैं वो किया है. तो मगर जितना ग्रोथ डायरेक्शन में जाना चाहिए वो डायरेक्शन अचीव करने में बहुत टाइम भी गया है. सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू स्टिक द कोर्स. वो तो मुझे लगता है. सो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि ये सब्जेक्ट में बहुत पैशन चाहिए, राइट, और एक इंटरेस्ट और मोटिवेशन चाहिए. yes. इस फील्ड में बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं लोग आने के बाद? मुझे लगता है कि फुल इन डेप्थ में जाते नहीं हैं और कुछ ना कुछ बहुत सरफेस लेवल पे कुछ अंडरस्टैंडिंग लेके कुछ तो क्विक गेन्स के लिए जो लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस में हम आ सकते हैं, दैट आई थिंक इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस सेक्टर. क्योंकि ये सेक्टर में आपको टाइम जाएगा और उसमें बहुत फोकस और मोटिवेशन लेवल पे और परसिस्टेंटली काम करने की ज़रूरत है. तो द बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस इज़ टू टेक इट वेरी लाइटली और बहुत सरफेस लेवल पे सोच के क्विक मनी बनाने के लिए आप एंट्री मारेंगे तो बहुत मुश्किल है. ओके, अच्छा, आपने अभी कहा था कि बिहेवियर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, तो बिहेवियर चेंज करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है? हाँ, सो इसमें बिहेवियर चेंज कोई भी सेक्टर में करना डिफ़िकल्ट है. इट्स नॉट जस्ट इन वेस्ट. सो फॉर एग्जांपल अभी हम प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं ना. सो प्लास्टिक इंट्रोड्यूस करने के लिए जो एफर्ट गया है लोगों का हैबिट्स चेंज करने में, और उसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करने की जो हैबिट चेंज करने में, नहीं, वो इतना बहुत आसानी से वो हैबिट हो गया नहीं. एक्चुअली दैट्स एज फार एज मेरा स्टडी जाता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक में लोगों को कन्वर्ट करने में बहुत एफर्ट गया है और बहुत पैसा गया है. बट दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज लार्ज कॉरपोरेशंस हैव हैड उनके पास रिसोर्सेज और मार्केटिंग मनी भी था. फॉर एग्जांपल कोका कोला ने जब ग्लास बॉटल से प्लास्टिक को शिफ्ट किया, आई डोंट थिंक इट वाज सो इजीली एक्सेप्टेड. जब तो उसमें लोगों को चेंज करने में बहुत सारा मार्केटिंग गया है, बहुत सारे रिसोर्सेज गए हैं, मगर दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज कॉरपोरेशंस वर एबल टू डू इट. राइट. वो सेम लेवल का हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लोगों का बिहेवियर चेंज करने में. और उसमें आप देख लीजिए बिहेवियर चेंज में कौन इन्वेस्ट कर रहा है. जस्ट थिंक अबाउट, नोबडी इज इन्वेस्टिंग इन वेस्ट बिहेवियर चेंज. इवन अपना ट्रैफिक बिहेवियर चेंज करने के लिए कौन इन्वेस्ट कर रहा है? अपने रास्ते पे लोगों को सोशल बिहेवियर चेंज करने में, एक लेन फॉलो करने में कौन इन्वेस्ट कर रहा है आजकल? तो एग्जैक्टली. सो इसमें तो लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करने में बहुत टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि स्वीडन जैसे कंट्री है, उन्होंने बोला है कि उनके सेग्रीगेशन सिस्टम लाने के लिए उनको 30 साल लगा. वो जो आज उनका, अच्छा, हाँ, आज जो वो सेग्रीगेट करते हैं और इतना हाई लेवल पे उनका वेस्ट मैनेजमेंट बिहेवियर, 30 साल लगा. उनको 30 साल लगा. एक इतना छोटा कंट्री को 30 साल लगा इतना बिहेवियर चेंज लाने में. तो सो बिहेवियर चेंज एट एनी लेवल इज डिफिकल्ट. Yes. And what do you feel about the workers working in waste management? उनको जितना वो काम करते हैं उस हिसाब से डिग्निटी मिलता है? नहीं, वो बड़ा इशू है एक्चुअली. स्केल पे हम देखेंगे तो जो वेस्ट सिस्टम में काम करते हैं, because they are actually doing a fabulous job, but still people are thinking उनके बारे में बहुत गलत.
एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो लोग जो डोंट रिस्पेक्ट दैट मच। एग्जैक्टली, तो वो तो है ही। तो हमारे सिस्टम में अभी जो वेस्ट में काम करने वाले लोग हैं, जनरली सी आप रिसाइकलिंग के सिस्टम में देखेंगे, जो लोग काम करते हैं दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर देयर लाइवलीहुड मोस्टली। राइट। एंड उसमें वो जितना भी अर्न करते हैं उसमें से वो उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर नहीं निकलने वाले, दे रिमेन इन दैट लेवल। तो उनका जो डिग्निटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, वेस्ट वर्कर्स के डिग्निटी इम्प्रूव करने में, वेस्ट पिकर्स जो है उनका हाँ। डिग्निटी इम्प्रूव करने में भी बहुत चैलेंजेस हैं, और उसमें भी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। उनको कैसे, उनका काम कैसे इम्प्रूव करना, जो ऑलरेडी वो एक्सपर्ट्स हैं, एक्चुअली रिसाइकलिंग में वो लोग सब एक्सपर्ट्स हैं, राइट। उनको कैसे डिग्निफाई करना, उनको उनके जो स्टैंडर्ड्स है कैसे अभी एक एक लेवल ऊपर लाना, उसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर लास्ट में अगर आप कोई चेंज इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो वो क्या होगा आपके हिसाब से? पहला चेंज, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज यू वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट। ओके, मुझे तो वही लगता है कि एट सोर्स लेवल जो सेग्रीगेशन और बिहेवियर चेंज करना है हाँ। इन वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज़ द सिंगल मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, सिंगल मोस्ट। ओके, तो इसमें बहुत सारा स्टडी करने की ज़रूरत है, और साइकोलॉजिकल टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत है, उसमें मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स लाने की ज़रूरत है, और बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है दैट इज़ द वन सिंगल बिगेस्ट चेंज दैट इज़ नीडेड इन द वेस्ट सेक्टर। तो वो हो गया, एंड वो स्केल पे हो गया, देन आई थिंक द होल सिस्टम विल गेट अ ह्यूज बूस्ट। तो दैट इज़ आई थिंक द थिंग फॉर मी। Okay. So at the last, I will just give you some rapid fires. Just tell me what comes into your mind first. So plastic villain या misunderstood hero मिसअंडरस्टूड हीरो, या फिर mishandled hero? ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इट इज लाइक आई सेड, इट्स पार्शियली बोथ। नहीं, एक साइड में विलन भी है, because people are mishandled it. करेक्ट। नहीं तो It's not hero or villain. यस, नहीं, इट इज पार्शियली बोथ। जैसे मैंने बोला ना, एक साइड में इट इज अ विलन इन सर्टन केसेस, और इन सर्टन केसेस इट इज अ हीरो, Hero. डेफिनेटली। तो इट हैज टू फेसेस। Composting or recycling, what is the most important right now? कंपोस्टिंग, Composting इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, for clean. इम्पैक्ट इन वेस्ट सेक्टर। One word for India's waste management: evolving or mess, evolving or broken? इवॉल्विंग, Evolving. डेफिनेटली, That's a positive note. यस। Awareness या enforcement, what is important? Both. And at the same time, I think enforcement is a little bit more important, I feel. क्योंकि जो लोगों को अवेयरनेस है वो भी बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे हैं। पड़ेगा। नहीं, वो भी उनका बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज, सो एनफोर्समेंट इज द ओनली स्टेप दैट कैन चेंज दैट। Right. तो मुझे ओवरऑल लगता है बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट डेफिनेटली एनफोर्समेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। Biggest myth in waste management? That you can get paid for recycling. Wastes. Okay. You are also working with corporate, that's why I'm asking. Corporates are genuinely thinking about sustainability, yeah, just greenwashing? So what I see is that the corporates that we have engaged with, many of them are very sincerely thinking about it. Okay. And in many cases they are doing their best within the kind of constraints that they have to manage. Okay. But you must be contacted by many corporates. Yes. तो आप काम कर रहे हो वो अच्छे है, लेकिन इंक्वायरीज आ रही है, उससे आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आना चाहिए, डेफिनेटली। बट अभी जो एटलीस्ट द एक्सपीरियंस आई हैव ऑन द ग्राउंड इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ
with the corporates that I have interacted, definitely there's a very, I would say, sincere effort towards doing their best. But similarly, many corporates are facing huge challenges. Like, So sustainability, see, overall, many businesses are just making it. They are just focusing on their bottom lines. While doing all of this, if you look at sustainability, it seems to appear like more efforts and resources that go into it, which are going to impact your bottom line. वो भी होता है. Okay, so these are real issues, but at the same time, there are also a huge sector of the industry that is also greenwashing. So, clearly, I mean, so there are all types of obviously people in the system, but I think I'm looking at it positively that there are many, even though the percentage of corporates may be a little smaller right now, there are a lot of corporates who are beginning the journey towards a very focused, sincere look into their own approaches and processes to see how they can make it the best they can. Definitely, it's happening. so the last, लोग क्लीन सिटी चाहते हैं बट एफर्ट्स नहीं चाहिए. एग्री? Yes. So you cannot get a clean city without everybody putting the effort together. वो हो ही नहीं सकता है. So the point is, all of us have to come together and behave in a certain way for us to actually end up getting. And a clean city is not just where the waste is disappearing from site. Right. A clean city is the one where the waste is where responsibility is taken for the waste that is being generated at every level. Okay, Anil ji, thank you very much for your time, sharing most valuable insights about waste management. Surely अगले 5-6 साल में हम लोगों को ज़ीरो वेस्ट की तरफ ज़्यादा मूव करते हुए हम लोग देखेंगे, इंडिया या फिर एटलीस्ट अर्बन सिटीज़. लेट्स सी. Yes. So अवेयरनेस शुड कम. absolutely. So thanks so much, Vishwesh ji, for inviting me and giving me this opportunity to share all these ideas with you. Yes. और यहाँ so आई एम ऑल्सो लुकिंग एट, हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि आगे जाके अपना शहर, सिटीज़ भी क्लीन हो जाए एंड आवर बिहेवियर बिकम्स मोर अलाइंड विथ रियल सस्टेनेबिलिटी. सो अगर आपको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई भी सोल्यूशन चाहिए या फिर ये चाहिए, वी विल पुट कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ प्रो अर्थ इन डिस्क्रिप्शन. प्लीज़ कॉन्टैक्ट हिम. थैंक यू वेरी मच.